चलो देखो पढ़ते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, मतलब रोटेशनल मोशन हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये क्या है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर मान लो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो उस इस ऑब्जेक्ट के हर एक पार्टिकल जो है वो इसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जाएंगे। उसके बाद प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है विद द एंगुलर वेलोसिटी कितने से, ओमेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है विद द एंगुलर वेलोसिटी क्या, ओमेगा से, तो इस ऑब्जेक्ट का हर एक जो पार्टिकल है, इस ऑब्जेक्ट का हर एक जो पार्टिकल है वो भी रोटेट होगा, वो भी रोटेट होगा विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कितने से रोटेट होगा, विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जो है वो क्या होगा, रोटेट होगा। और हर एक पार्टिकल जो है उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। ठीक है, अगर मान लो ये m1 पार्टिकल है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगी, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। व्हाट इज द r, हम देखो अभी ये जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो हर एक पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगा, तो हर एक पार्टिकल अपना इंडिविजुअल सर्कल कवर करेगा, इंडिविजुअल सर्कल स्ट्रेच करेगा। ठीक है, तो ये जो कवर करा है उसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस क्या है r2, और हर एक जो सर्कल है, हर एक सर्कल जो है ये क्या हो गया यहाँ पे m3, ये क्या है पार्टिकल यहाँ पे m3 मान लो, तो इसका सर्कल ये हो गया। तो हर एक जो पार्टिकल है उसका जो सर्कल का सेंटर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही उसका क्या रहेगा, यहाँ पे सेंटर रहेगा। क्लियर हुई चीजें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। और उसके बाद ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन मतलब क्या, कि एक बॉडी रोटेट भी हो रही है साथ में ट्रांसलेट भी, ट्रांसलेशन मोशन भी करे, जैसे हमारी व्हील, यहाँ पे व्हील, कार व्हील रोटेट भी होता है और साथ में ग्राउंड के ऊपर, रोड के ऊपर डिस्टेंस भी कवर करते जाता है। ये कंपैरिजन में फॉर्मूले लिखे हैं देखो, लीनियर मोशन और यहाँ पे रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन मतलब रेक्टिलिनियर मोशन। अगर रेक्टिलिनियर मोशन मतलब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे जीरो है, तो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, t। अगर एक्सेलरेशन जीरो है यहाँ पे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू क्या हो गया, टाइम। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन आ जाएंगे यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पहला एक इक्वेशन आ गया, s इज इक्वल टू u प्लस v बाई टू इंटू टी। उसके बाद यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई टू इंटू क्या हो गया, टी। ओमेगा मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 2 इज फाइनल। ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन v माइनस u, change in acceleration upon time, this is the change in velocity upon time, change in angular velocity upon क्या हो गया, टाइम। काइनेमेटिकल इक्वेशन कंपैरिजन में हमने लिखे v is equal to u plus at। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है तो दिस इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये टाइम, और ये टाइम। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस हिसाब से दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड। मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, मतलब जैसे मान लो ये t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे है, t इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे है, t इज इक्वल टू 3 पे यहाँ पे। 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो है ये है 3 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया। पर तीसरे सेकेंड में कितना किया, तीसरे सेकेंड में मतलब 2 सेकेंड से जब 3 सेकेंड पे जा रहा है, 2 सेकेंड से जब 3 सेकेंड पे जा रहा है, तब तीसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड सेकेंड, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो इसमें भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड वाला, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है,
मैंने जब रिवाइज करवाया आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा था ना, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, dx by dt, एक्सेलरेशन इस तरीके से, dv by dt, सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी d थीटा by dt, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, इस तरीके से एक्सेलरेशन। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी हमें क्या पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करती है, जब बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करती है, तो उस वक्त न्यूटन का पहला लॉ बताता है ना हमें कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तभी बॉडी अपना स्टेट चेंज करती है, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन जब हो रहा है तब बॉडी का इनर्शिया इक्विवेलेंट टू क्या होता है, मास, और अगर बॉडी रोटेट हो रही है तो उस रोटेटिंग बॉडी के इनर्शिया को क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो प्रॉपर्टी है रोटेटिंग बॉडी की, वो क्या करती है पता है, वो बॉडी, व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया, टू बी प्रिसाइजली, इनर्शिया का मतलब ये होता है कि वो बॉडी को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए अपोज करता है। अगर कोई चीज रेस्ट पे है और तुमने फोर्स लगा के उसको मूव करने की कोशिश करी, तो इनर्शिया उसको अपोज करता है, उसको रेस्ट में रखने की कोशिश करता है। अगर कोई बॉडी मूव हो रही है और उसको तुम रोक रहे हो तो इनर्शिया उसे रोकने नहीं देता है, समझ में ये चीजें। तो यही इनर्शिया रोटेटिंग बॉडी में है, तो उसकी तरफ भी करता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर मैं उसको रोटेट करने की कोशिश करूंगी तो उसका स्टेट चेंज करे तो उस वक्त आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि चाहेगा भाई बॉडी को रेस्ट पे रहने दो, उसको रोटेट मत होने दो। दूसरा, अगर बॉडी रोटेट हो रही है और हम कोशिश करेंगे उसको रोकने की फोर्स लगा के, ठीक है, उसको रोटेट करेंगे, रोटेट हो रही है और उसको फोर्स लगा रोकने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। उसका एग्जाम्पल है यार, अभी तुम्हारे पास ऊपर देखो पंखा, जैसे अभी स्विच ऑफ, अभी पंखा जो है वो रोटेट हो रहा है अपना शांति से, एंगुलर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, स्पीड कुछ नहीं, वैसे के वैसे घूम रहा है, और तुमने अभी स्विच बंद कर दिया। जैसे ही सडनली तुम स्विच बंद करते हो, एकदम से, जैसे तुम स्विच को क्या करते हो, बंद करते हो, एकदम से हमारा पंखा जो है वो रुक जाता है क्या, एकदम से पंखा नहीं रुक जाता, ठीक है, वो बंद स्विच ऑफ करने के बाद भी थोड़ी देर तक घूमता है। तो उसका रीजन रीजन है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहता है भाई घूम रहा था तो घूमो, पर कुछ वक्त के बाद क्या हो जाता है कि उसको तो सप्लाई हो ही नहीं रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको स्विच ऑफ होने के बाद भी थोड़ी देर तक क्या करता है, रोटेट करता है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फिर अभी फॉर्मूला वाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बॉडीज के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम दो सिस्टम के लिए निकालेंगे, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एन पार्टिकल एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द कंटिन्यूअस सिस्टम। सेंटर ऑफ मास देखा ना, सेंटर ऑफ मास फॉर द एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब सिस्टम में पार्टिकल दूर 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 है, तो चार पांच पार्टिकल मिला के, एन पार्टिकल मिला के सिस्टम बना रहे हैं, उनका सेंटर ऑफ मास निकाला, उसी हिसाब से अभी यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, उस टाइप के सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंटिन्यूअस बॉडी पता है, उसके एग्जांपल रॉड, कोन, स्पीयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलो अभी देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पे एन पार्टी एम आर स्क्वायर। व्हाट इज मीन बाय एम, एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल। व्हाट इज मीन बाय आर, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहीं से भी डिस्टेंस नहीं लेना है, कहाँ से डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो अभी m1 m2 m3 m4 m5, ये पांच मिला के एक सिस्टम बना रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अराउंड निकाला है, दिया है, देखो ये रेड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब सभी जो है ना ऐसे 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 अपने आप चुपचाप घूम रहे उस एक्सिस के अराउंड। चलो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का निकालते हैं। अगर सिर्फ एक पार्टिकल का निकालना हो तो फॉर्मूला क्या आएगा, m1r1 स्क्वायर, पर पूरे सिस्टम के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और उसको क्या कर लो, ऐड कर लो। क्यों आप ऐड कर सकते, बिकॉज वो कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है,
तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया और उसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया, तो मुझे इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का मिल गया। आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज के ऊपर डिपेंड है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्स ऑफ रोटेशन के एकदम पास है कि एक्स ऑफ रोटेशन से एकदम फैला हुआ है? तो जितना मास फैला हुआ रहेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहता है। क्यों? जितना फैला हुआ रहेगा उतना एक्स ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है R1 R2 R3 R4 वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा ना। तो ज्यादा रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ गया तो कोई चीज अगर रेस्ट पे है तो उसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और बॉडी रेस्ट पे है, तो फोर्स लगाना हमें ज्यादा पड़ेगा उसे रोटेट करने के लिए। और एक एक बॉडी रोटेट हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज्यादा है और उसे क्या करना है, रोकना है, तो फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, फिर उस केस में ज्यादा लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। और किसके ऊपर डिपेंड है, शेप और साइज के ऊपर डिपेंड है। साइज जितनी बड़ी, शेप जितना फैला हुआ स्प्रेडेड है उतना क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद एक्स ऑफ रोटेशन के ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड है। अभी एक्स ऑफ रोटेशन मैंने यहाँ लिया, मेरी इच्छा होती मैं यहाँ ले लेती, तो इसका डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मोमेंट आर की वैल्यू भी हर एक की क्या होती है, चेंज होती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड है। अभी आगे हम देखने वाले हैं फॉर द कंटिन्यूअस बॉडी के लिए डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा हर एक बॉडी के लिए देखेंगे। पहले एक चीज समझ लो, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ, दिस फॉर्मूले फॉर दैट पर्टिकुलर बॉडी फॉर दैट पर्टिकुलर एक्स ऑफ रोटेशन। क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, यहाँ पे एक सॉलिड स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर के सेंटर में से जा रहा है यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr²। क्या है, 2/5 mr²। पर अगर यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होता, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरीके से होता, तो इस केस में अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे होता तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता, यहाँ पे अलग आता। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली उस शेप के लिए, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ओरिएंटेशन के लिए यहाँ पे हम क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर के लिए, यहां तक मैंने जो भी बोला समझ में आया क्या एवरीवन? या सीधा क्वेश्चन की तरफ जाओ, मुझे बताओ तो। एक काम करो, एक्सप्लेन करूं कंसेप्ट, करना है तो रिएक्ट करो थम, या फिर कोई मैसेज है वो लिखो कि यस, एक्सप्लेन करना है तो, करना है तो। अच्छा करना है, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। हर एक शेप के लिए यहाँ पे लिखा है, वन बाय वन देखो। सॉलिड के लिए ये है, हॉलो के लिए देखो 2/3 mr²। ओके, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना कम होता है ना उतना ही उसके स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स लगाना कम पड़ता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो रोटेट करना आसान, रोटेट हो रहा है तो रोकना आसान। ठीक है, अगर आसान मतलब कम फोर्स लगाना पड़ता है अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम ही है उसकी स्टेट को चेंज होने से अपोज करना। आगे बढ़ते हैं। होलो स्फीयर के लिए देखो, होलो स्फीयर के लिए क्या है, आई जो 2/3 mr²। किसका ज्यादा है, सॉलिड का ज्यादा है कि होलो का?
हॉलो का ज्यादा है। अगर हॉलो और सॉलिड दोनों का मास अगर सेम हो तो ये तो चीज कॉमन है, ये तो चीज क्या है यहाँ पे कॉमन है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 5 और ये यहाँ पे 3। तो किसका ज्यादा है यहाँ पे, हॉलो का ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, रिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे अंदर तो सब चीजें क्या है, यहाँ पे हॉलो है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एम आर स्क्वेयर। उसके बाद किसके, डिस्क के लिए देखेंगे, डिस्क के लिए क्या, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाय क्या है यहाँ पे 2। हॉलो सिलेंडर, ठीक है, हॉलो सिलेंडर के लिए है यहाँ पे आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या है यहाँ पे एम आर स्क्वेयर बाई 2। रॉड के लिए देखो, रॉड के लिए क्या है, रॉड ये रॉड है, उसकी लेंथ एल है। एक्स ऑफ रोटेशन देखो, एक्स ऑफ रोटेशन कहाँ पे, रॉड के एक एंड पे है और परपेंडिकुलर है, तो क्या है एम एल स्क्वायर बाई 3। अगला, रॉड की लेंथ एल है और एग्जैक्टली एल बाई 2 से इस तरीके से पास हो रहा है बीच में से, तब एम एल स्क्वायर बाई 12 है, समझा, यहाँ तक इस तरीके से। ऊपर वाले केस में ना अलग अलग आएगा, पता है, एक्स ऑफ रोटेशन चेंज हो सकता है। रिंग के लिए कभी हम यहाँ पे एक्स ऑफ रोटेशन कंसिडर कर सकते हैं, कभी ऐसे अलोंग उसके प्लेन के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं, तो उस केस में अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो उसके लिए कुछ थ्योरम है, दैट इज पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस, जो कि हम पढ़ेंगे आगे चल के। अभी हम स्टैंडर्ड शेप के लिए, स्टैंडर्ड एक्स ऑफ रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम क्या करें यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। मैंने बोला क्या तुम लोग को रिएक्ट करने के लिए, कौन है वो, रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है, जब बोला जाए तभी करो, ठीक है। ऊपर यहाँ पे देखो, फोकस करो, आगे, नेक्स्ट, अगला शेप कौन सा है यहाँ पे, हॉलो देख लिया, सॉलिड देख लिया, ठीक है, रॉड के लिए देख लिया। अभी ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए देखते हैं, देखो कैसे पास हो रहा है, सेंटर में से पास हो रहा है और प्लेन को परपेंडिकुलर है, क्या है, प्लेन को परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एक्स ऑफ रोटेशन हम प्रिसाइजली ये वाला देख रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। स्क्वायर प्लेट की बात करते हैं, स्क्वायर प्लेट का प्लेन है, प्लेन में से ऐसे डायगोनल में से पास होने दो, ऐसे पास होने दो, ऐसे पास होने दो, सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एम ए स्क्वायर बाय क्या यहाँ पे 12 है। पर अगर स्क्वायर प्लेट है उसकी साइड क्या है, ए है, और इस तरीके से सेंटर में से पास हो रहा है और प्लेन को कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो आई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे एम ए स्क्वायर बाय क्या है यहाँ पे 6 है। बात चल रही किसकी, क्यूब की, कैसे देखो क्यूब, ये सी, ये ए है और ये बी है, तो क्या है, इस तरीके से परपेंडिकुलर जा रहा है इसमें से, क्या है एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। अगर ए और बी दोनों सेम है, सी का कुछ है नहीं उसमें, देखो तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे एम ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 6, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की, ठीक है, सीधा फॉर्मूला देखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन का। रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल टू क्या होता है, ओके, इट इज द फिजिक्स, इट इज द ज्योमेट्रिकल थिंग, ओके। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो दैट इज गिवन बाय आई इंटू क्या होता है एम के स्क्वायर। आई इसमें क्या है, जो पर्टिकुलर बॉडी तुमने कंसिडर करी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या है उसका मास, और के क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ पे उसका रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आ जाएगा यहाँ पे आई अपॉन क्या हो गया यहाँ पे एम हो गया। क्लियर हुई चीजें, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैंने बोला ना आप लोगों को कि हर एक देखो एक्स ऑफ रोटेशन बदल गया, अगर इसका एक्स ऑफ रोटेशन ये रहता या फिर
ये रहता, या फिर ये ऐसे ये वाला रहता, या फिर ऐसे रहता, समझ में आ रही चीज है। एक्स ऑफ रोटेशन अलग अलग हो सकता है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले में पता चल गया, हर एक एक्सिस के लिए थोड़ी निकाल सकते हैं, याद थोड़ी रख सकते हैं ना। ठीक है, तो हमें तो कौन से भी एक्सिस के अराउंड पूछ लेंगे। तो उसके लिए हमें दो थ्योरम पता होने चाहिए, वो दो थ्योरम अगर हमें पता हो तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा, सबसे पहले वाला है यहाँ पे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बताता है, इट इज एप्लीकेबल ओनली, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल टू प्लेन laminar body, to the plain laminar body. Okay, that is for the two dimension object, for the two dimension object it is only applicable to the plain laminar body for the two dimension. ठीक है, इसे भी देखो, यहाँ पे वो कर लेते हैं। मान लो इस तरीके से कुछ शेप है, ये है मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एक दूसरे को ऐसे परपेंडिकुलर है, और ये हो गई अपनी जेड एक्सिस, इसमें से पास हो रही है। ठीक है, ये भी इसको दोनों को परपेंडिकुलर है। आगे, तो इसमें प्लेन कौन सा है, प्लेन ऑफ द बॉडी, दिस इज द प्लेन ऑफ द बॉडी, दिस इज द प्लेन ऑफ द बॉडी। ओके, इस चीज को मैंने मान लो, समझ लो, अगर मैंने कुछ इस पर्टिकुलर से टेबल के ऊपर इसको अगर रखा है, इस टेबल के अगर ऊपर मैंने इसको रखा है, तो दिस इज द प्लेन ऑफ द बॉडी, ये क्या है यहाँ पे, प्लेन ऑफ द बॉडी है, ये प्लेन ऑफ द बॉडी है। तो प्लेन ऑफ द बॉडी को कौन से एक्सिस पैरेलल है, कौन से एक्सिस पैरेलल है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर पैरेलल टू दी, आर पैरेलल टू दी प्लेन ऑफ द बॉडी, आर पैरेलल टू दी प्लेन ऑफ द बॉडी। और उसके बाद z जो है, z इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द बॉडी, z इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द बॉडी, z जो है वो प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस गिवन बाय, तो उसका यहाँ पे थ्योरम इज गिवन बाय आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस क्या हो जाएगा, आई वाई। कैसे, ये दोनों क्या है, किसका एडिशन करना है, हाँ, जो एक्सिस, जो दो एक्सिस प्लेन ऑफ बॉडी पे है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, उनकी एडिशन इज इक्वल टू एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दैट बोथ एक्सिस, या फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। समझ में ये चीज है, सिंपल है। देखो, अगर मैं ऐसे बोल दूं, इस तरीके का कुछ स्क्वायर प्लेट होता, मेरी मर्जी कुछ नाम दे रही हूं मैं यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है, ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, मेरी इच्छा, मैंने इसको एक्स बोल दिया, इसको जेड बोल दिया, इसको वाई बोल दिया। तो प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है, तो प्लेन कंटेनिंग विच एक्सिस, दैट इज द आई वाई प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, आई एक्स। ठीक है, परपेंडिकुलर जो है, दिस इज हाउ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आया क्या ये वाला, हाँ या ना बताओ तो। हाँ, एग्जाम्पल के तौर से समझो बे, इसका इसका एप्लीकेशन देखो। हाँ, देखो, मान लो ये स्क्वायर प्लेट है, ये एक्सिस में से पास हो रहा है, ये वाला ये हो गया, और ये वाला अपना ये हो गया, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, इसको इसको क्या नाम देना है, I1, इसको I2, और इसको क्या हो गया यहाँ पे I3। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 प्लस क्या हो गया यहाँ पे I3।
दोनों तो सेम है ना, इस ये वाला स्क्वायर प्लेट है तो इसके अराउंड इसके अराउंड सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 I1 और I2 सेम, और ये क्या है यहाँ पे I1, हमें पता है I1 निकाला था हमने, देखो स्क्वायर की कहा गया हमारा स्क्वायर परपेंडिकुलर, देखो क्या था ma² by 6, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर इसकी साइड a है तो ये क्या हो जाएगा ma² by 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2I2, तो यहाँ पे I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ma² क्या हो गया यहाँ पे 12, ma² क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसके अराउंड पता है तो हमने I1 और I2 का क्या कर लिया, निकाल लिया। देखो यहाँ पे निकाला भी है मैंने, देखो ये याद है, ये वाला देखो वही तो है, ये वही तो है। इस तरीके समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे आप लोग पहले। हेलो, पैरेलल समझ में, परपेंडिकुलर समझ में आया कि नहीं आया। अभी हम देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है देखो, दिस आर एप्लीकेबल फॉर 2D एंड 3D, 2D एंड 3D दोनों के लिए एप्लीकेबल है, 2D एंड 3D जो है दोनों के लिए जो है वो क्या है एप्लीकेबल है। मान लो इस तरीके से एक बॉडी है और एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है कहां से, सेंटर ऑफ मास से। इस बॉडी का लेट से सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास में से ये पास हो रहा है, उसको नाम दे दिया आईसीएम, तो उसकी वैल्यू हम पता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सेंटर ऑफ मास से क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है। हमें किसी भी एक्सिस के अराउंड निकालना है, हमें क्या करना है, किसी भी एक्सिस के अराउंड उसको निकालना है। अगर वो एक्सिस कैसे है, इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस को कैसे है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। जैसे ड्रॉ कर लेती हूं मैं यहाँ पे, दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये वाली जो एक्सिस है, इस सेंटर ऑफ मास के एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है यहाँ पे बताओ, d डिस्टेंस पे है। तो जो एक्सिस पैरेलल है कौन से एक्सिस को, उस एक्सिस को जो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है, जो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है, उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट इज इसको नाम देते हैं आई ए। तो आई ए इज गिवन बाय आई, अभी तो ऊपर जो फॉर्मूले निकाले हमने, बेसिकली वो तो सेंटर ऑफ मास में से ही पास होने वाले थे ना, तो वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा देखो, दैट इज गिवन बाय आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईसीएम प्लस क्या होता है यहाँ पे mr² या फिर md², सॉरी क्या आ जाएगा, यहाँ पे d दिया है ना तो यहाँ पे क्या लिखेंगे md²। आईसीएम मतलब उस सेंटर में पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, m क्या है मास ऑफ द बॉडी, और यहाँ पे d क्या है, यहाँ पे d है डिस्टेंस ऑफ दी, डिस्टेंस ऑफ दिस एक्सिस फ्रॉम दी, जो सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस एक्सिस से वो डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे देखो ना, एग्जांपल्स आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखो ये सॉलिड सॉलिड हॉलो मान लेते हैं, अभी हॉलो है ये, हॉलो के सेंटर में से पास होने वाला, इसकी वैल्यू क्या थी, आईसीएम इज इक्वल टू 2/3 mr² था ना। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दिस इज टेंजेंट टू द, इसके अराउंड निकालना है मुझे, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे हैं, पैरेलल है। ये दोनों जो है एक दूसरे को कैसे पैरेलल है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है d, d मतलब किसके, यहाँ पे r के बराबर है, कितना है यहाँ पे r के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईसीएम प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे md², आईसीएम इज इक्वल टू md², आईसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 2/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे mr² प्लस ये क्या हो जाएगा mr², मास ऑफ द स्फीयर r क्या है, डिस्टेंस है दो एक्सिस के बीच का। यहाँ पे आंसर क्या हो गया 2mr², क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये क्या हो जाएगा 3mr²/3, आंसर क्या आ जाएगा 5mr² बाय क्या हो गया यहाँ पे 3। इस तरीके से निकाल लिया हम।
सिमिलरली यही चीज हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसके लिए यूज कर सकते हैं, मेरी इच्छा हुई मुझे ए से निकालना है, एस के अराउंड निकालना है, तो क्या यूज करूंगी मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, आईसीएम की वैल्यू क्या है, एम आर स्क्वायर बाई टू, प्लस एम, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, आर स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, 3 mr स्क्वायर बाई क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आई चीजें, हाँ या ना, अच्छे से बताओ तो। क्लियर हुआ एवरीवन? गुड। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीक में। समझ में आया ना सबको? यस, ओके ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले वीक में।